नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। सोमवार से शुरू होगी पीजीआई में फिजिकल ओपीडी। दोहरे अर्थ वाले शब्दों का विज्ञापन में इस्तेमाल करने पर अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज। और चाइना से बिगड़े संबंधों के कारण दवाएं और अफगान समस्या के कारण महंगा हुआ ड्राई फ्रूट। और अब खबरें विस्तार से। लगभग 1.5 वर्ष पहले कोरोना आया था, जिसके बाद से ही पीजीआई की फिजिकल ओपीडी बंद कर दी गई थी। लेकिन अब 1.5 साल के बाद पीजीआई की ओपीडी दोबारा सोमवार से यानी कि 27 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और 9:15 बजे से 11 बजे तक पीजीआई जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओपीडी के साथ साथ टेलीमेडिसिन की ओपीडी भी सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान जारी रहेगी, जिसके लिए फोन नंबर आपको पहले ही दिए जा चुके हैं। अभी फिलहाल इंटरनल मेडिसिन और आंखों की ओपीडी में 100 मरीजों का पंजीकरण किया जाएगा, जबकि बाकी की ओपीडी में अभी भी 50 मरीज ही एक दिन में देखे जाएंगे। लेकिन सभी आने वाले मरीजों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के खिलाफ चंडीगढ़ से शिकायत दी गई है। पंजाब महिला आयोग और एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को यह शिकायत भेजी गई है। मामला एक विज्ञापन में दोहरे अर्थ बोलने का है, जिसे महिलाओं के साथ सुन भी नहीं जा सकता। फटती शब्द का प्रयोग सृजनात्मक के नाम पर विज्ञापन में किया गया, जबकि यह अश्लील और दोहरे अर्थ वाला शब्द है। विज्ञापन का अंतिम हिस्सा इस प्रकार से दोहरे अर्थ वाला है कि यदि एक बेटी अपने पिता के साथ इसका अर्थ पूछ ले तो पिता इसका अर्थ समझाने में शर्म महसूस करेंगे। यह शिकायत एडवोकेट और आरटीआई कार्यकर्ता एचसी अरोड़ा की ओर से भेजी गई है। अरोड़ा ने बताया कि इस प्रकार के विज्ञापन को प्रसारित करने की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए थी। यदि इस प्रकार के विज्ञापनों को इस तरह से प्रसारित होने दिया गया तो इसका समाज पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। शिकायत के बाद अब महिला आयोग पर निर्भर करता है कि इस विज्ञापन को लेकर उनका क्या रुख रहेगा। के बनियान अंडरवियर वगैरह की एडवर्टीजमेंट थी। उसमें अक्षय कुमार जब कंक्लूड होती है एडवर्टीज़मेंट, तो उसमें बहुत ही एक भद्दी भाषा, जिसे मैं कह सकते हैं, जिसमें बोलना भी शायद ठीक नहीं समझता, उसका प्रयोग करते हैं। ऐसी भाषा जो फैमिली के साथ बैठकर हम सुन भी नहीं सकते। और यदि कोई आपकी बच्ची पूछ ले कि ये क्या कहा है अक्षय कुमार ने अपने एडवर्टीज़मेंट में आखिरी शब्दों में, तो वो मेरे ख्याल में कोई भी बाप अपना सिर झुका लेगा, शर्म से बता नहीं पाएगा। तो मैंने इस एडवर्टीज़मेंट का ये जब भद्दापन देखा तो मैंने एक कंप्लेंट फाइल की है पंजाब स्टेट विमेन कमीशन के पास। उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है वो कमीशन देखेगा। लेकिन दूसरी कंप्लेंट मैंने एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के ऊपर एडवर्टीज़मेंट जो होती है उसको रेगुलेट करती है। एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। उसमें है कोई ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीज़मेंट नहीं दी जा सकती, ना ही कोई इनडिसेंट एडवर्टीज़मेंट दी जा सकती है। ये जो एडवर्टीज़मेंट है इनडिसेंट डेफिनेटली है। इसमें डबल मीनिंग वाले डायलॉग यूज़ किए गए हैं, जो किसी भी, मैं समझता हूँ, औरत के सामने यदि बोले जाएं तो ये बहुत ही बेशर्मी की बात होगी। तो मैंने उन्हें भी यही बेनती की है कि आप कृपा करके इस एडवर्टीज़मेंट को रिमूव करवाइए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। और बाई ईमेल मैंने उनको ये भेज दी है। यदि सर केस दर्ज होता है तो किन किन धाराओं के ऊपर केस दर्ज हो सकता है? धाराएं तो आईपीसी में कई हैं, जिसमें है कि कोई भी आप ऑब्सीन या वल्गर चीज़ नहीं कर सकते पब्लिकली। तो ये पब्लिकली वल्गर चीज़ करने वाली बात है। ऐसी धाराएं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी होती हैं। तो इसके ऊपर केस तो चल ही सकता है, लेकिन मैं केस की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एडवर्टीज़मेंट रिमूव होनी चाहिए तुरंत। केस तो चलते रहते हैं, केस चलने से एडवर्टाइजमेंट जल्दी रिमूव नहीं होती, ये तुरंत रिमूव होनी चाहिए, मेरी यही मांग है। यदि रिमूव नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मेरा हाई कोर्ट में जाना होगा। यदि रिमूव नहीं करते, मैं 2 हफ्ते वेट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। यदि नहीं रिमूव करते तो हाई कोर्ट में जाऊँगा। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ के इनको हदायत की जाए, ये इस एडवर्टीज़मेंट को रिमूव करें।
पंचकुला में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सुधार को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची हुई थी, जो कि यहां मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रतनलाल कटारिया व अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के समय में बीजेपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को संदेश जारी किया कि पब्लिक की मदद करें, जिसके बाद सभी इस काम में जुट गए थे, जो कि आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम काम करना एक नया अनुभव था, जिससे भारत ने काफी कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को पंचकुला के लोग भलीभांति जानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी पंचकुला में रह चुके हैं। इस कोरोना में क्या कैसे हम सरवाइव करेंगे, हाउ विल वी सरवाइव, हाउ विल वी लिव थ्रू दिस, हाउ व्हाट विल हैपन, ऐसे एक भ्रम में जब थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इतना स्पष्ट तरीके से कार्यकर्ताओं से वाया वीसी बात करके सबको सेवा के कार्यक्रम में लगे रहने के लिए आदेश दिया। सिर्फ सुनने के लिए आदेश नहीं था, तुरंत कार्यक्रम हर स्टेट में, हर ब्लॉक लेवल, हर पोल बूथ तक लेवल में कार्यकर्ता हर एक उनके अपने अपने घरों से निकल करके, कितने भी मन में संकोच क्यों ना हो, फिर भी एवरीवन वेंट आउट। और वो माइग्रेंट लेबरर हो या कुछ विदाउट होमलेस सड़क पर हो, वॉट एवर बी द कैटेगरी, सबको खाना खिलाए। और उनको इतनी दूर तक अनुभव जो पार्टी कार्यालय में बताया गया, माइग्रेंट लेबरर्स को जब वो पैदल चलते थे, उनके अपने सामान, बोरी बिस्तर, बच्चे सबको उठा उठा करके they gave them chappal, they gave them medicine, they gave them water to drink। और मन में कितने भी डर था कोरोना के कारण, उसको परवाह ना करते हुए एवरी बीजेपी कार्यकर्ता was involved in सेवा। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जिसमें सेवा का इतना लगाव है, इतना सेवा का कमिटमेंट है। और कठिन काल में भी पर्सनली गेटिंग एक्सपोज टू कोरोना, सेवा लगातार करते रहे। 2020 के समय प्रधानमंत्री जी उसी वीसी के द्वारा हर सेक्टर से बात की कि क्या हो रही है आपके यहाँ, कितना आपका कारोबार चल रही है, बंद पड़ी है, क्या हुआ, क्या है। और उनसे जो भी बात सुनते थे वो सब तुरंत हर एक मंत्रालय को, यही मेरा आज का इनपुट है, इसके ऊपर आप क्या करोगे, क्या करने लायक है, तुरंत करो। ये आदेश हमें हर रोज पहुंचती थी। और तुरंत अधिकारीगण के साथ बैठ करके इसको कैसे इसको हम रिस्पॉन्ड करें, इसके ऊपर हम काम करते थे। और उस समय और लॉकडाउन के समय में भी अधिकारीगण घर में से काम कर रहे थे। उनके उच्च स्तर के सेक्रेटरी लेवल के, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को तो हमने जरूर बुलाया, क्योंकि हर एक वर्क फ्रॉम होम से काम हो नहीं पाता था। वो भी बिना संकोच आए। और हर रोज उस समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा कुछ और नहीं था, वैक्सीनेशन की नाम तक नहीं थी। फिर भी सिर्फ एक हमारे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन था कि देखो कि प्रधानमंत्री जी इतना इस समय पूरे 24/7 तन मन लगा करके काम कर रहे हैं। वी हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट एंड डू।
उसके कारण ही बना 5 आत्मनिर्भर भारत का अनाउंसमेंट्स। नहीं तो इतना उस समय इतना विस्तार से बारीकी से प्लान करके आत्मनिर्भर भारत का अनाउंसमेंट होना असंभव है। It is purely because of the direct monitoring and guidance given by the Honorable Prime Minister. इन दिनों देखा जा रहा है कि दवाइयों के रेट काफी बढ़ गए हैं, जिसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि चाइना से भारत के संबंध बिगड़ गए हैं, क्योंकि दवाइयों की पैकिंग का प्रोडक्ट पहले चाइना से ही आया था और केमिकल भी काफी मात्रा में चाइना से ही आते थे। लेकिन अब चाइना की जगह दवाई कंपनियां विदेशों से रॉ मटेरियल मंगा रही हैं, जो कि काफ़ी महंगा पड़ रहा है, या फिर दवाइयां ही विदेशों से आ रही हैं जो कि भारत में बनने वाली दवाइयों के मुकाबले काफ़ी महंगी हैं। यही वजह है कि दवाइयों के रेट 50 से 60% तक बढ़ गए हैं। इस संबंध में हमने विशेषज्ञों और केमिस्टों से बातचीत भी की। शहर में इन दिनों दवाइयों के रेट काफी बढ़ गए हैं, जिनमें 50% तक दवाओं के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते अब आम आदमी पर इसका काफी असर पड़ रहा है और इससे आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिन बीमारियों के दवाइयों के रेट बढ़े हैं उनमें कैंसर, हार्ट, किडनी, शुगर, ब्लड प्रेशर समेत कई दवाइयों के रेट शामिल हैं। जिसकी वजह क्या है, इसका कारण जानने के लिए हमने चंडीगढ़ के अलग अलग केमिस्ट संचालकों से बात की, तो उन केमिस्ट संचालकों का कहना था कि जो दवाइयों के रेट में बढ़ोतरी देखी गई है उसका मुख्य कारण है दवाइयों का विदेश से आना, और सारी दवाइयों का रॉ मटेरियल विदेशी कंपनियां बनाती हैं, ये भारत में नहीं बनती, जिसके कारण कई बार दवाइयों की शॉर्टेज भी देखने को मिलती है। इन दवाओं में अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा देती है तो इन दवाओं के रेटों में कमी आ जाएगी। महंगी होने का कारण इसके हमारी जिम्मेवार हमारी गवर्नमेंट ही है, मैं तो यही कहूँगा सीधे साफ और साफ लफ्ज़ों में। नंबर 1, ज़्यादातर रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं, बाहर की कंट्रीज से हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट ऑफ जो फैक्ट्रीज़ हैं इंडिया की, उनको बाहर से लेने पड़ रहे हैं। उनकी वजह ये अभी जैसे फ़्लाइट्स कैंसिल हैं कोविड की वजह से, वो टाइम पे नहीं माल आ रहा। दूसरी बात, उन्होंने भी बाहर की कंट्रीज़ ने ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी कि अपने रॉ मटेरियल के रेट बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा। उनको माल इरेगुलर हो गया, रॉ मटेरियल आना जाना। और दूसरी बात, अगर हम इतने सालों से बाहर के कंट्रीज़ पे ही बेसिक सॉल्ट के लिए डिपेंडेंट हैं, क्यों? हमारे मोदी जी कहते हैं सुई से लेकर जहाज तक हमने यहाँ बनाना शुरू कर दिया। क्या बेसिक ड्रग यहाँ डेवलप नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या उसको यहाँ पैदा करके वो और सस्ती भी पड़ेगी और हमें इजीली अवेलेबल भी होगी? कई बार जैसे तो कुछ दवाइयों की शॉर्टेज होती है, वो ना हो। ये दिस इज़ द रीज़न। देखो, असल में बात है कुछ लोग गुमराह हुए हैं। काफ़ी रॉ मटेरियल हमारा जो भारत दवाई प्रोड्यूस करता है उसका चाइना से आता था, क्योंकि चाइना से आपको पता है संबंध कुछ ऐसे कुछ हुए थे, तो उसके कारण हमारा जो सामान का आना जाना था वो कम हो गया है। तो उससे रॉ मटेरियल के रेट मार्केट में बढ़ गए थे, इंडिजिनस मार्केट में, भारतीय मार्केट में उसके रेट बढ़ गए थे। उसके कारण जो हर दवाई नहीं हम कह सकते, कुछ दवाइयाँ जैसे शुगर की हैं, कुछ हार्ट की हैं, जिनकी डिपेंडेंसी बाहर के सॉल्ट्स पे ज़्यादा थी, कैंसर की हैं, उन पे कुछ हमारा जो है किसी तरह का पूर्ति नहीं हो सकी, उसके कारण रेट बढ़े हैं। वहीं कुछ केमिस्ट संचालकों ने बताया कि चाइना से संबंध खराब होने के कारण भी इसका असर दवाइयों पर पड़ रहा है, जिसके कारण रॉ मटेरियल महंगा हो गया है और न ही रॉ मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है। इसी के चलते दवाइयों के रेटों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या इन दवाइयों के रेटों में कमी आती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। वीरवार को कोरोना काल के बाद चंडीगढ़ से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई, जो कि शारजा जानी थी। लेकिन इस पहली फ्लाइट में ही उड़ने से पहले हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि यहां आने वाले यात्रियों को कोविड गाइडलाइन के चलते भीतर जाने ही नहीं दिया गया। करीब 30 से 40 पैसेंजरों को बैरंग लौटना पड़ा, जिनके बोर्डिंग पास भी ले लिए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया। क्या हुआ एयरपोर्ट में, आइए देखते हैं। बीते वीरवार को कोरोना काल के करीब 1.5 साल बाद चंडीगढ़ से शारजाह के लिए पहली फ्लाइट जा रही थी, लेकिन इसको लेकर एयरपोर्ट पर खूब हंगामा देखने को मिला।
दरअसल दूर दूर से युवा टूरिस्ट वीजा और वर्क वीजा पर शारजाह के लिए जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर अचानक उनके बोर्डिंग पास ले लिए गए और उन्हें जाने नहीं दिया गया। करीब 45 लोगों को फ्लाइट में बैठने से रोका गया और उनके बोर्डिंग पास भी लिए गए। रोके गए यात्रियों को पहले कोरोना वैक्सीन की डोज का कारण बताया गया कि जिन लोगों को कोरोना की डबल डोज नहीं लगी है उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन अधिकतर यात्रियों को कोरोना की दूसरी डोज लगी हुई थी। जिसके बाद आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचकर यात्रियों ने जोरदार हंगामा किया और एयर इंडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लोगों का कहना था कि किसी महिला की वहां मैनेजर के साथ बहस हुई थी, उसके बाद सबको जाने से रोक दिया गया। ना तो कोई कारण बताया जा रहा है और ना ही उनके बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं और ना ही उनके पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। हमारे 10 डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, एक भी काम बोलेंगे जाओ जी आपके लिए भेज सकते, ठीक है सर। हमारे उन्होंने चेक भी नहीं किए और हमारे जो आपके जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो हमें ये बोल रहे हैं, हमें पता है आप लोग विजिट वीजा लेकर जा रहे हो, काम करोगे सर। अमृतसर से जाओ, कहीं से भी जाओ, मुझे पता है इमिग्रेशन ऑफिसर के क्वेश्चन होते हैं, वो पूछते हैं, हमें क्लियर करने होते हैं, पर्सनली पूछते हैं। उन्होंने हमें लाइन में खड़ा कर दिया, जैसे हम लोग चंदा मांगने वाले बारी बारी आएंगे, लाइन में खड़ा कर दिया, बोल रहे हैं पहले कौन गया है हाथ खड़े करो, कर दिया। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसी ने बोला मेरा भाई है, भाई का नाम बताओ, मैंने बोला मेरा दोस्त है, भाई मेरा दोस्त है, मैंने बोला मैं जाऊंगी, वो बोले ठीक है आपने सच बोला अंदर आ जाओ। ये बात क्या है, सबके पास डॉक्यूमेंट है, सबके पास वीजा है, आप सबको चेक करो। मैडम वही बता रहा हूँ, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईबी पर्सनल बातें नहीं हो सकती, ये वर्डिंग तो लड़कियों को बता ये हद नहीं होता, वो किसी का इंटरेस्ट में थोड़ी करेंगे। कोई नहीं मैडम, अभी आगे का सोल्यूशन हम देखते हैं, आगे का जो लिस्ट हमें दी हुई है। यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें सॉल्यूशन एट द एंड पता नहीं चलेगा कि होगा क्या। मैडम यहाँ पे खड़े होकर नहीं रुकेगा, इन्होंने ईमेल करी हुई है, बॉम्बे से आना है, यहाँ से इनके लेवल पे जो होना सर अगर ईमेल भेजे तो आप क्यों आए हो? आप यहाँ पे खड़े आपसे बात करने के लिए आए, हम नहीं जाएंगे सर, हमें रीजन बताइए, प्रॉपर रीजन, वैलिड रीजन दो, कोई रीजन दीजिए वैलिड। ਸਾਡਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 45% ਜੋ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਕੁਝ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ, ਉਹੀ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले करीब 1.5 साल से शारजाह के लिए फ्लाइट बंद थी और कल वीरवार को ही शुरू हुई थी। ऐसे में दूर दूर से आए 45 यात्रियों को बिना किसी कारण के फ्लाइट से नहीं जाने देने से अब इन्हें परेशान होना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ना तो एयरपोर्ट अथॉरिटी और ना ही एयर इंडिया की ओर से कोई जवाब दिया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में दिसंबर 2021 में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार चुनाव 36 वार्डों में होंगे, लेकिन इस दफा मुकाबला भी तिकोना होगा क्योंकि भाजपा कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में होगी, जिसमें कई कांग्रेसी दिग्गज और अन्य पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। इस नगर निगम चुनावों को लेकर और भाजपा के गुजरे वर्षों में किए कार्यों को लेकर हमने बातचीत की चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा से। क्या कहा उन्होंने, आया आप भी सुनिए। दिसंबर में चंडीगढ़ नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर इस बार मुकाबला तिगुना देखने को मिलेगा, जिसको लेकर इस बार मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा, जिसको लेकर सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं इसी दौरान पार्टियां एक दूसरे पर भी आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा की ओर से भी जनता के बीच जाने की तैयारियां की जा रही हैं और भाजपा अपने नगर निगम में 6 वर्षों के कार्य को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। इसी को लेकर मेयर रविकांत शर्मा ने चुनावों से पहले शहर में होने वाले कार्यों को लेकर जानकारी दी और नगर निगम चुनावों को लेकर अपनी रणनीति साझा की। वहीं इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए।
देखिए, चंडीगढ़ में जब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई है, आप तब का और पिछले 15 साल में जिसका पार्टी का कॉरपोरेशन के ऊपर कब्जा था, वो उनका 15 साल बनाम हमारे 6 साल का आप इतिहास उठा लीजिए। आप आरटीआई के माध्यम से भी ले सकते हैं। उन्होंने क्या विकास करा, उनसे पूछिए कि 15 साल का एक काम बताइए जो शहरवासियों को लिए आपने करा हो। नहीं तो हम बताते हैं कि 6 साल में हमने क्या डेवलपमेंट करे हैं। 29 MJD पानी जो इतना मुश्किल काम था शहर में लाने के लिए, और चंडीगढ़ में पानी की कमी थी, वो अगर हुआ है, वो 2 सरकारों के बीच में एक MOU साइन करके आज वो चंडीगढ़ को पानी मिल रहा है, तो सिर्फ भाजपा की सोच थी और भाजपा ने करवाया है। ये लोग सिर्फ मुद्दा बनाना जानते हैं और लोगों के काम करने के लिए इनके पास कोई विज़न नहीं है। आप सदन में भी देखते होंगे, ये लोग सिर्फ शोर शराबा हो हल्ला करते हैं। कोई एक इनसे पूछिए कि आप शहर के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए एक काम जो सदन में लेके आएँ वो बताएं। शहर की जनता जानती है, लोग जानते हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन जहाँ पे राजनीति कर रहा है। तो मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मगर शहरवासी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सारे वो जानते हैं। और भाजपा ने जितना विकास पिछले 6 सालों में करा, शायद इतिहास में, कॉरपोरेशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इस साल भी आप देखते होंगे कि जितने काम पेंडिंग थे, हमारे पूर्व महापौरों ने जितने काम शुरू करे थे, आज सारे के सारे हमने वो पूर्ण कर दिए। एकमात्र डड्डू माजरा गार्बेज प्लांट का जो काम है, उसका भी DPR जो है हमने अभी IIT जो रोपड़ है वो बना के इसी महीने दे देंगे। उम्मीद है कि सदन की बैठक में लाके अगले महीने टेंडर कर देंगे, उस काम की भी अलॉटमेंट कर देंगे। उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है शहर में जो पेंडिंग है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 68% रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आधी रात तक चंडीगढ़ में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात को बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे तापमान में कुछ और गिरावट आना स्वाभाविक है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें, सूचनाएं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।